दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक में 135 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कर्नाटक की हार के बाद नई संसद के उद्घाटन के जरिए और पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्राओं के जरिए फिर से रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश पहुंच करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश के नेताओं कमलनाथ के साथ मिलकर के मीटिंग की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे। तब से पूरे मीडिया में इस बात को लेकर के बहुत बेचैनी है कि राहुल गांधी की ये दावा कितना मजबूत है, क्योंकि उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि हमने कर्नाटक चुनाव में 136 सीटें जीतने का दावा किया था और रिजल्ट आपके सामने है। ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई होंगी, और इसलिए बढ़ गई होंगी क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे सर्वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बैकफुट पर दिखा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आता है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कहीं चुनाव हारती है, तो फिर नरेंद्र मोदी का वो ब्रांडिंग भी काम नहीं आएगा और 2024 का जो चुनाव है वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई होगी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो कितना मजबूत है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत से केवल एक सीट कम मिली थी, यानी 230 विधानसभा सीटों के बरक्स कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थीं। उसने सपा और बसपा के साथ मिलकर के सरकार भी बनाई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार गिराई गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें मामा शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब के हालात क्या हैं? राहुल गांधी जब ये दावा कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा सामाजिक समीकरण के लिहाज से और क्षेत्रवार इसका एनालिसिस करना चाहता हूं ताकि चीज़ें बारीकी से आपके सामने समझ में आ जाएं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों पर जिसका पलड़ा भारी रहता है सरकार उसी की बनती है। मध्य प्रदेश में 82 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से एससी की 35 यानी दलितों के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं और आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी मुतमईन हो सकती है कि उसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है तो आदिवासी क्षेत्रों में उनको बहुमत हासिल होगा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। कर्नाटक में जो सीटें आरक्षित थीं आदिवासियों के लिए, उसमें से सारी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 15 में से 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और एक सीट जेडीएस के खाते में गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुगालता है वो बहुत कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। तो क्या राहुल गांधी इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर के जो मुखर हैं वो दाव उनका और ये जो व्यक्तित्व उनका उभरा है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जितना सवर्णों के भीतर लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के भीतर बढ़ती जा रही है। ये बात सही है आज भी कि नरेंद्र मोदी के पास एक अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है महिलाओं की। क्योंकि चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, शौचालय का इशू रहा हो, या जो नकदी उनके सीधे खाते में भेजी जा रही है उसके जरिए वो महिलाएं, और इसलिए भी वो आकर्षित हैं नरेंद्र मोदी की तरफ क्योंकि रात दिन जो टेलीविज़न पर उनका गुणगान होता है, उनको महामानव बना करके पेश किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में महिलाएं ज़्यादा धर्मभीरू होती हैं, और इसीलिए जब धार्मिक कर्मकांड के साथ नरेंद्र मोदी की वे तस्वीरें और वो वीडियो टेलीविज़न पर चलते हैं तो उसका प्रभाव महिलाओं के भीतर ज़्यादा होता है, और ये नरेंद्र मोदी की अपनी रणनीति है। लेकिन क्या महिलाओं में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था और वो
महिलाओं के अधिकार के लिए कितने सचेत थे। उन्होंने महिलाओं के, चाहे श्रमिकों का सवाल हो, मताधिकार का सवाल हो, बढ़ चढ़ करके उन्होंने जिस तरह से महिला अधिकारों के लिए काम किया है वो अविस्मरणीय है। उन्होंने काम के घंटे समान किए, समान काम के लिए समान वेतन की बात की, उसको लागू करवाया जब वो ब्रिटिश हुकूमत में श्रम मंत्री थे। इतना ही नहीं, जो प्रेगनेंसी पीरियड में जो छुट्टी होती है उस अवकाश का प्रावधान भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयत्न के चलते हुआ था। और उसके बाद जब ये बात हो रही थी कि क्या मताधिकार महिलाओं को भी मिले, बाबा साहब अंबेडकर ने भी उनके लिए सीधे तौर पर उनका समर्थन किया था। और हम लोग जानते हैं यूरोप के कई देशों की अपेक्षा भारत में महिलाओं को आरक्षण जो मताधिकार मिला वो सभी के साथ मिला, यानी स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये तो बाबा साहब का काम था। लेकिन महिलाएं इसके पहले उतनी जागरूक नहीं थी या अपने मताधिकार को लेकर के उतनी चेतना संपन्न नहीं थी, और वो अपने घर के जो परिवार के मुखिया होते थे उनके कहने पर वोट करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो महिलाओं की अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता है। और बाबा साहब अंबेडकर जिस बात को कहते थे कि महिलाएं ब्राह्मणवाद का एक तरह से प्रवेश द्वार हैं, और इसीलिए उनको सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। उनको ही सबसे पहले ये जो संवैधानिक अधिकार हैं और जो आधुनिक शिक्षा है, जो वैज्ञानिक चेतना है, उनके भीतर सबसे पहले पैदा की जानी चाहिए। लेकिन दुर्योग से इस देश में महिलाओं की शिक्षा पर उतना काम नहीं हुआ, या उनके भीतर विवेक और उनके भीतर वो चेतना नहीं पैदा हुई, और इसीलिए वो भारतीय समाज में धर्म भीरू अभी भी हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को ये बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे अलग हट करके अगर आप सामाजिक समीकरणों को देखें तो इस समय आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो बातें कही थीं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था आरएसएस पर कि आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, तो क्या वो उन्हें जंगली समझते हैं? क्या वो उन्हें जंगल के भीतर ही रखना चाहते हैं? विकास में क्या उनकी भागीदारी नहीं होगी? और ये कहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस तुरुप के इक्के को नेस्तनाबूद कर दिया था। और इतना ही नहीं, वे लगातार दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर या आदिवासियों के उत्पीड़न के सवाल पर मुखर रहे हैं। तो एक तो ये भले ही नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाकर के जनजातीय गौरव दिवस मनाया हो या दलितों को अपनी तरफ खींचने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 17-18 साल से चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सेंधमारी करती हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो समाज है वो बीजेपी के साथ रहा है पिछले दिनों, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। वहाँ पर तकरीबन आधी आबादी यानी 49%, ये कुछ आंकड़े हैं, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आंकड़े कहते हैं कि आधी आबादी ओबीसी की है और 61 सीटों पर ओबीसी हार जीत तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती से होते हुए बाबूलाल गौर और फिर शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, और इसके चलते जो ओबीसी समाज है वो बीजेपी के साथ मूव कर गया था। लेकिन पिछले दिनों ये भी देखने में आया कि जो कमलनाथ की सरकार बनी थी 2018 में, उसने जो नगर निगम की सीटें थीं वहाँ पर 14% आरक्षण से बढ़ा करके 27% कर दिया था सरकारी नौकरियों में भी। और ये बहुत बड़ा कदम था कांग्रेस पार्टी का, जिसको लेकर के ओबीसी समाज में कांग्रेस को लेकर के एक संवेदनशीलता पैदा हुई है, एक उसके भीतर कांग्रेस को लेकर के वो संवेदना पैदा हुई है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें होने जा रही हैं। तो और दलितों का जो मसला है, जहां पर 35 सीटें आरक्षित हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भोपाल में एक बड़ी रैली की भीम आर्मी ने, और वहाँ पर जिस तरह से वो नीले झंडों के साथ जय भीम के नारे लग रहे थे, वो एक अलग किस्म की दलितों की चेतना मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले बीएसपी
जब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में थी और मान्यवर कांशीराम ने काम किया था, तो मध्य प्रदेश में भी बीएसपी का एक जनाधार बनने लगा था, लेकिन आगे चल करके वो जनाधार टूट गया। लेकिन आज भी यह माना जाता है कि SC ST कांग्रेस के साथ इंटैक्ट हैं। 2 अप्रैल 2018 का अगर आपको आंदोलन याद हो तो खास करके चंबल के इलाके में, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा उपद्रव किस्म का हुआ था, जहाँ बहुत सारे सवर्णों ने दलित नौजवानों की पीठ पर गोली मारी थी और वहाँ पर दलितों ने पहली बार पलटवार किया था। तो एक वो आंदोलन भी है जिसके चलते पिछले इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम दलितों पर जो मुकदमे लगे हैं उनको हटा लेंगे, और उसके बाद उनको एक बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन अब दलित फिर से भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों के चलते, जिसमें चाहे उनका उत्पीड़न हो या आरक्षण का सवाल हो, वो उनसे छिटकने लगा है। तो कांग्रेस फिर से इंटैक्ट होने लगी, कांग्रेस फिर से दलितों के भीतर मजबूत होने लगी है। उसी तरह से अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चंबल के इलाके में, चंबल से लेकर के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ये जो ओबीसी की आबादी है वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली है 13 राज्यों में। और वहाँ पर अभी आंकड़े ये कहते हैं कि 61 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी जीती थी पिछले चुनाव में, और 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जबकि एक सीट सपा और बसपा के खाते में गई थी। आपको याद होगा कि प्रीतम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कोई बात कही थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, और फिर प्रीतम सिंह लोधी ने पूरी बगावत और सर पे उठा ली थी, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि ओबीसी का वोट कहीं उसे छिटक न जाए, इसलिए 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रीतम सिंह लोधी को वापस लिया गया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी, उसमें खास करके कमलनाथ, लोधी बिरादरी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुभाष यादव को पहले डिप्टी सीएम तो बनाया ही था, तो जो ओबीसी की जातियां हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है उनको अपनी तरफ लाने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जो आधार है वो ओबीसी है, क्योंकि वहाँ सवर्ण वोटर केवल 14% है। लेकिन दुर्योग ये है कि आज भी मध्य प्रदेश में जो सामंती प्रभाव है वो ज़्यादा मजबूत है, और आरएसएस का एक मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश को माना जाता है। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं 150 सीटें जीतने का, क्या ये सामाजिक समीकरण इस बात की तायद कर रहे हैं कि राहुल गांधी का कैलकुलेशन सही है? क्योंकि दलित और आदिवासी ही नहीं बल्कि इस बार ओबीसी भी कांग्रेस पार्टी के झोले में जाते हुए दिख रहा है। रही बात तो सवर्ण सीटों की, तो ऑब्वियस है कि उसमें दिग्विजय सिंह की अपनी राजनीति है, कमलनाथ की अपनी राजनीति है। हाँ, ये ज़रूर है कि ब्राह्मण शायद उनकी तरफ उतना नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, उसने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की है। और राहुल गांधी का दावा प्रथम दृष्टया या आज की तारीख में हम कहें तो ये सही साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि चाहे वो चंबल का इलाका हो या बुंदेलखंड का इलाका या फिर विंध्य का इलाका, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती हुई अभी दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो दलित और आदिवासियों की आरक्षित सीटें हैं 82, उन सीटों पर भी मुझे लगता है कि उसको बढ़त मिलेगी, और इसलिए ये दावा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तभी ये तय हो पाएगा, या तभी ये रिजल्ट में तब्दील होगा कि राहुल गांधी का दावा और मेरा ही ये विश्लेषण कितना सही है। शुक्रिया।